बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। आगामी लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि संसद से सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून पारित हुए हैं। इसके अलावा करीब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक केंद्र ने बड़ा फैसला और कदम लेते हुए देश में सीएए लागू कर दिया है। अब देश में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून आज से ही लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत अब देश के 3 पड़ोसी देश के विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। हालांकि भारत की नागरिकता के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा तैयार ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करने होंगे। 3 पड़ोसी मुस्लिम देश के अल्पसंख्यकों को यानी कि माइनॉरिटीज को भारत में नागरिकता मिलेगी। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने साल 2019 में संशोधन किया था। इस कानून के तहत साल 2014 के 31 दिसंबर से पहले भारत आने वाले 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यकों को, जिसमें ईसाई, हिंदू, जैन, सिख, पारसी और बौद्ध हैं, उन्हें भारत देश की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। 3 देशों से भारत आने वाले सभी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें उन्हें 3 देशों का यानी कि अल्पसंख्यकों को आवेदन करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनके पंजीकरण करने के बाद उनकी सरकार जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ ही इन तीनों मुस्लिम देश यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं इसको लेकर विपक्ष ने विरोध किया है। वहीं ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर खुलकर विरोध किया। आज का हमारा मुद्दे की चर्चा सीएए को लेकर है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के पैनलिस्ट, बीजेपी से नेता अशोक पांडे, सपा से नेता अश्विनी, कांग्रेस से प्रवक्ता रविंद्र सिंह धौल और राजनीतिक विश्लेषज्ञ दिलीप यशवर्धन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। जी जी, सवाल सबसे पहले ये है कि सीएए को लेकर के सिर्फ डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब इसे जारी कर दिया गया है। सीएए को लेकर के पहले जो डिस्कशन हुआ था उसे अब 4 से 5 साल बाद जारी कर दिया गया है। इसको लेकर के अश्विनी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पक्ष में रखने का। अश्विनी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज। जी, जवाब दीजिए। देश में सीए जब सभा पे थे तो आपने देखा कितने रक्तपात और कितने आंदोलन हुए थे। न जाने कितनी बेटियों के भाई चले गए, न जाने कितने बेटों के बाप चले गए, या फिर आंदोलन एक बृहद तरीके से था। लेकिन देश में एक तरीके से नैरेटिव आपने तैयार कर दिया है हिंदू बना मुसलमान का, और दूसरी तरफ मुसलमानों को आपने दोहरे चरित्र के साथ नागरिकता देने संसद में आपने प्रस्तुत किया और पास भी कर लिया है। एक तरीके से हमारे भूतपूर्व में कहावत है कि जिसकी लाठी भैंस, आपने वैसा ही किया है। एक तरीके से आप ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के प्रति घोर निंदनीय अपराध करने वाले लोगों को नीचे दिखाएंगे। दूसरी तरफ आप मुसलमानों को तरजीह देने का काम करते हैं, जो दोहरा चरित्र। एक तरीके से आप हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों को, दूसरे देश के मुसलमानों को आप नागरिकता देने का काम करते हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि देश के मुसलमानों को पहले आप सुरक्षित कीजिए, उसके बाद विदेशी लोगों के बारे में आप सोचिए। और ममता बनर्जी की जहां तक बात रही, ममता बनर्जी आज के समय में टीएमसी जैसे दल के संस्थापक सदस्य होने के बाद जब ऐसे बड़े नेता इतने बड़े पक्ष रखते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे विदेशी कानूनों को लाने से पहले आपको विपक्ष के एक साझा प्रेस की आवश्यकता है, जहां सबकी उपस्थिति हो और सब अपनी अपनी बात रख के सरकार के मंत्रिमंडल को संतुष्ट करे कि हाँ आप ये सही कर रहे हैं। लेकिन ये कतई सही नहीं है। देश के मुसलमानों का सबसे पहले सम्मान होना चाहिए, उसके बाद विदेशी मेहमान। जी अश्विनी जी,
अशोक पांडे जी, आपसे सवाल लेते हैं। जिस तरीके से देश का जो हाल है, युवा को लेकर के सबसे बड़ी चीज है, जहां पर बेरोजगारी देखी जा रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर लीक्स के मामले चल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि अब बाहर के लोगों को देश में जगह दी जा रही है, कितना सही है ये? अशोक पांडे जी, आपसे सवाल। यशवर्धन जी, आप दीजिए जवाब। यशवर्धन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। जी, सवाल आपने सुना है, जवाब दीजिए। मैंने सवाल नहीं सुना, मैं अभी ज्वाइन। सवाल ये है कि युवा को लेकर के सबसे बड़ी चीज जो है वो देश में बेरोजगारी को लेकर के, ऐसे में विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि जब देश का ये हाल है तो ऐसे में लोगों के लिए जो नागरिकता की बात की जा रही है वो गलत है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। दिलीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम, हम जब तक इसकी आवाज आ रही है, मुझे सवाल दोहराइए दोबारा से। सवाल ये है कि देश में बेरोजगारी का मुद्दा चरम सीमा पर है, एग्जाम्स हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब बाहर के लोगों को देश में जगह दी जा रही है, जिसका विपक्षी दल काफी जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? विरोध करना लाजमी है क्योंकि वो विपक्षी दल है, राजनीतिक दल है, राजनीति करना लाजमी है, लेकिन ये मुद्दा कनेक्ट नहीं हो रहा है। बेरोजगारी अपनी जगह पर है, पेपर लीक का मामला अपनी जगह पर है। क्या अगर सीएए लागू नहीं होगा तो बेरोजगारी रुक जाएगी? क्या सीएए लागू नहीं होता तो पेपर लीक के मामले खत्म हो जाते? या इसके पहले सीएए नहीं था तब भी बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले थे? ये मुद्दे अपनी जगह पर है, ये समस्याएं हैं, मैं इन समस्याओं का समर्थन करता हूँ कि हाँ ये समस्याएं हैं, लेकिन सीएए एक अलग मुद्दा है। सीएए के लागू हो जाने से इन दोनों चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जो आएंगे, अब ये कहना है कि जो एक्स्ट्रा लोग भारत के अंदर आ जाएंगे उससे भारत के एक्सचेकर पर बोझ जरूर पड़ेगा, मैं इस बात को मानता हूँ कि बोझ पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं उनसे भी तो इस देश का बोझ बढ़ा हुआ है ना। तो अगर इसको लेकर के सरकार कोई कानून बना रही है, बना चुकी है और उसको लागू कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है? विपक्ष को लगता है कि अगर कानूनी रूप से कहीं कोई गलती हो रही है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए या उस कानून में जो कमियां है उसको पॉइंट आउट करे, सरकार को बताएं, सदन में रखें, विपक्ष की भूमिका में है, सदन में अपनी बात को रखें। और पहले भी मौका मिला था, लेकिन कानूनी रूप से कोई बात नहीं रखी गई थी, बल्कि धरना प्रदर्शन और जो दूसरे तरीके होते हैं विरोध जताने के, वो सारे तरीके किए गए थे। और मुझे लगता है हो सकता है कि ये सारे तरीके अभी फिर आजमाए, लेकिन विपक्ष की बातों में वो मजबूती नहीं है, वो तर्क नहीं है। कमियां अपनी जगह पर है, लेकिन आप किसी चीज को रोकने के लिए अगर कोई तर्क देते हैं तो वो तर्क उस बात से मिलता होना चाहिए। तो ये तो पहले भी किया जा सकता था, अभी क्यों किया गया? लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही क्यों सीए लागू किया गया? ये तो देखिए राजनीतिक लाभ के चलते किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। क्यों किया गया है? पहले जब लागू हो रहा था तब क्यों विरोध किया गया था? ये तो 2019 में ही लागू हुआ था। अगर उस समय इतना विरोध पर धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, शाहीन बाग का इतना बड़ा धरना प्रदर्शन महीनों तक नहीं चला होता, तो हो सकता है ये उसी समय इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता, लेकिन उस समय देश के हालात ठीक नहीं थे, उसको एक्सटेंड किया गया, अब चुनाव के समय पर उसको लागू किया गया। तो जाहिर सी बात होती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब कोई काम करती है उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी, और भारतीय जनता पार्टी भी लाभ लेने की कोशिश करेगी। वो देश के लोगों को ये बता करके कि उसने इस तरीके से किया है, हिंदू कम्युनिटी के लिए किया है, इससे वोट का लाभ उसको मिलेगा, और ये एक उद्देश्य हो सकता है इस समय लागू करने का। तो ये तो सीधा सा कनेक्शन इसका लोकसभा चुनाव से ही है, क्योंकि बीजेपी को अपना फायदा है, उन्हें चुनाव जीतना है। रविंद्र जी, आप अपनी राय बताइए, कितना सहमत हैं आप? देखिए, जहां तक बात ये की है, जो इनकी टाइमिंग है, टाइमिंग बिल्कुल क्लियर है। इनका एजेंडा बिल्कुल फिक्स था कि मौके के ऊपर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि कहीं ना कहीं हमको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाए, और केवल पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए इसको इस समय पे इम्प्लीमेंट किया गया, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऑर्डिनेंस के द्वारा जो है कोई ऐसे इमरजेंसी का कोई ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिसके बिना जो है ये देश नहीं चल रहा था, या पार्लियामेंट जो है जिस समय पर काम नहीं कर रही। आप समझिए कि ये करना भी चाहते थे, कोई भी चीज़ करना चाहते तो पार्लियामेंट से भी उस समय पर सैंक्शन ले सकते थे।
कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, इनके पास में बहुमत है। लेकिन पार्लियामेंट के बाद में जो है, खत्म होने के बाद में, सेशन खत्म होने के बाद में ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको लागू करके सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर दी है कि भाई जैसे ही आचार संहिता लगेगी उससे लास्ट मोमेंट पहले जो है ना, हम अपने एजेंडा को कहीं ना कहीं फिक्स कर दें, और इस फिक्स एजेंडा के तहत जो है रिलीजियस बेस के ऊपर जो है डिवाइड क्रिएट किया जाए, और एक रिलीजियस बेस पे एक बायसनेस क्रिएट करके जनता को मूर्ख बनाया जाए, इसलिए किया गया है। जिस तरीके से विपक्षी दल इसका विरोध कर रही हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह थे और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है। सवाल ये है कि जो गैर मुस्लिम है उनको जो शरणार्थी है उन्हें शरण दी जा रही है, तो इस पर विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर के अश्विनी जी आपकी राय क्या है? जी, आपने एक मूल मुद्दा पूछा था कि देश में जो चुनाव हैं महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी के नाम पे हो रहे हैं। अभी माननीय जी ने बताया कि देश में अंतिम दिन, राष्ट्रपति शासन लगने के अंतिम दिन जिस प्रकार से ये फैसला लिया गया है, ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है कि देश के 2024 के आम चुनाव को प्रभावित करके हिंदू और मुसलमान वोटों की ध्रुवीकरण की जाए। अभी बात होनी चाहिए, अभी 4 वर्ष के नौकरी को, इन्होंने आर्मी के नौकरी को 4 वर्ष अग्निवीर के रूप में कर दिया। अभी बात होनी चाहिए महंगाई के नाम पे, अभी इन्होंने ही पोस्टर लगाया था मैम कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये बात होनी चाहिए कि देश में किस तरीके से युवा आगे तरक्की करेगा। अभी हमने एक स्लोगन दिया है कि सरकार वीक है, पेपर लीक है। पेपर लीक हो जा रहे हैं। तमाम ऐसे परिवार हैं जो किसी तरीके से अपने नौजवान बेटे को भेजते हैं 60,000 नियुक्ति आने के बाद कि मेरा जो लाडला है आर्मी में और पुलिस में जाकर के हमें गरीबी से निकालने का काम करेगा और देश की रक्षा करने का काम करेगा। बात इस पे होनी चाहिए, बात जातिगत जनगणना पे होनी चाहिए जहां हमें आपको न्याय मिलेगा। बात इस पे होनी चाहिए कि देश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुरक्षित रहे, देश में बेटियां कैसे सुरक्षित हैं। अब ये पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है कि हिंदू और मुसलमान करके फिर 2024 का चुनाव जीता जाए। और इसके अलावा राजनीतिक स्टंट के अलावा हम इससे कुछ नहीं कह सकते। और ममता बनर्जी और तमाम तरह के विपक्षी नेताओं का मैं अश्विनी अपने पूरे दिल से समर्थन करता हूं कि इन्होंने पहले तो ऐसे स्टंट लेने का काम किया, और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो आप जनमानस के बीच ला करके उसको रख के चुनाव लड़ते, और उस पे ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल है। जब हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और राम मंदिर, धारा 370, 4 ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को कहिए कि इस पे छोड़ के कोई चौथी बात कर ले तो उसे ये 1 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरा मानना है कि अगर इस मुद्दे को छोड़ के 2024 में किसी तीसरे मुद्दे की बात होगी तब जाके देश की जनता की आप बात करेंगे। और इस मुद्दे को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चौथी बात करेगी तो पूरी तरीके से फंस जाएगी। ये मोदी जी और उनके लोग जानते हैं। अभी परिवारवाद मुद्दा आपने देखा था, परिवारवाद का मुद्दा जैसे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि परिवार के लोगों में जब आप उतनी परिवारवाद की बात करते हैं तो जिनके परिवार नहीं है उनको टिकट न दें, जिनके परिवार नहीं है उनसे वोट न मांगे, ऐसी बातें हैं। अब इनके घटक दल जो हैं, जैसे पाकिस्तान समर्थक जो पार्टी है पीटीपी, आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे ये गठबंधन कर लेते हैं और बताते हैं राष्ट्रभक्त अपने आप को। वंशवाद की बात करते हैं। यहाँ ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, राजभर समाज के, उन्होंने जब एक टिकट लिया तो अपने पुत्र को उन्होंने मैदान में उतार दिया। ठीक वैसे ही चिराग पासवान जो हैं आज के समय में बड़े नेता बिहार में हैं, उनके पिता रामविलास पासवान रहे, उनके चाचा पशुपति पारस जी हैं, उनके भाई प्रिंस राज पासवान जी हैं। ठीक वैसे ही बादल परिवार पंजाब में लगा है। ठीक वैसे ही अनुराग ठाकुर के पिताजी वहाँ मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। ठीक वैसे ही पंकज सिंह राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। ठीक वैसे ही देश में जी ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। जी अशोक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सवाल आपसे लेते हैं रविंद्र सिंह जी। सवाल ये है कि जब देश की जनता अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाने को मजबूर है तो ऐसे में दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या फायदा होगा? देखिए, नागरिकता कानून इस देश में पहले से है।
इन्होंने उसको डिफाइन करने की कोशिश करी है। कोई भी व्यक्ति जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तहत जो है इस देश की नागरिकता पहले भी ले सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता। तो सिटीजनशिप एक्ट कोई आज का नहीं है, आजादी के बाद बना था वो। तो उसके अंदर में जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि आपके आस पड़ोसी देशों से जो है आप नागरिक तभी बनाने देंगे जब वो गैर मुस्लिम होगा। यानी कि एक बायसनेस जो है रिलीजियस बेस पे इसको इकट्ठा किया है इन्होंने केवल पॉलिटिकल तौर पे वोटों को पोलराइज करने के लिए। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा कोई कारण नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट आज का नहीं बना हुआ, 1948 का है। अब जहां तक बात आ जाती है अन्य अन्य मुद्दों की, बिल्कुल सही बात है कि पहले आप अपने देश के लोगों के लिए अपने नागरिकों के संसाधन प्रोवाइड करने की बात करें, उसके बाद आगे की बात करें। उसके बारे में ये बात कर नहीं सकते। इसलिए जो है ये चीजों को घुमा करके कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए एक ऐसी चीज इस्तेमाल की इन्होंने जिसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रेलिवेंस भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे यहाँ पे इस देश के लिए अंदर नागरिकता लेने के लिए नहीं आते हैं। बहुत ही रेयर होता है। तो कोई एक नागरिकता, क्योंकि आदमी व्यक्ति जो है कोशिश करता है ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में जाने के लिए, यदि आप दूसरे देश में शिफ्ट कर रहे हैं तो। यहाँ तो बहुत थोड़े लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं, उसके लिए पहले भी प्रावधान था। तो उसमें आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया रिलीजियस बेसिस पे, जिससे कि घोर आपत्ति विपक्ष को है कि आप इस देश की जो मूल्यवान परंपरा है, धर्मनिरपेक्षता है, इस देश के संविधान है, सब चीजों को दरकिनार करके आप अपना एजेंडा फिक्स कर रहे हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एजेंडा फिक्स किया जा रहा है चुनाव का मद्देनजर रख करके, वोटों को कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट ग्रैब कर सके। जिस तरीके से इस बात पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्यों गैर मुसलमानों के लिए ही ये प्रावधान है, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं। इसको लेकर के बड़ी हलचल मची हुई है आम लोगों में भी और राजनेताओं के बीच में भी। दिलीप जी, आपसे सवाल। अभी मुझसे पहले जो साहब बोल रहे थे मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है। उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप एक्ट 1948 में बना हुआ है। मैं करेक्ट करती हूँ, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बनाया गया था, 48 में नहीं बनाया गया। दूसरा, सिटीजनशिप लेने के जो रास्ते पहले से एक्ट में दिए गए वो रास्ते आज भी खुले हैं, किसी के लिए बंद नहीं किए गए हैं। ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें 3 चीजें स्पेसिफिक है। पहला कि 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 3 देशों में जिन गैर मुस्लिम लोगों की धार्मिक आधार पर प्रताड़ना हुई है और वो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं, उनको इस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप दी जाए। मुसलमानों को ना देने का भी कारण है, मुसलमानों को इसलिए सिटीजनशिप नहीं दी जा रही कि ये तीनों की तीनों कंट्रीज इस्लामिक कंट्री, और इस्लामिक कंट्रीज में मुसलमानों की धार्मिक आधार पर प्रताड़ना नहीं हो सकती है, एकदम क्लियर। यही कारण है और ये मिसकंसेप्शन फैल रहा है। बाकी अगर जो तरीका पहले था इस देश में सिटीजनशिप लेने का किसी भी व्यक्ति के लिए, वो सब तरीके आज भी वैलिड है, उनको खत्म नहीं किया गया। लेकिन इस एक्ट में स्पेसिफिक चीजों को कहा गया है और उन्हीं स्पेसिफिक चीजों को लागू किया है। लेकिन जिस तरीके से बार बार धर्म पर बात की जाती है, ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि मुस्लिम भाइयों और बहनों को डरा धमका करके इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा ताकि इससे सरकार अपना बेनिफिट कर सके, फायदा ले सके। कैसे? इसमें डराने धमकाने की बात ही कहाँ आ रही? इसमें डराने धमकाने की, ये तो जो व्यक्ति इस देश के अंदर आ चुका है वो खुद अप्लाई करेगा, गैर मुस्लिम अप्लाई करेगा, मुसलमान की तो बात ही नहीं आ रही है। तो मुसलमान को डराने धमकाने की बात कानून में कहां से आ गई? सीएए में कहां से रेलेवेंस है? ये तो पॉलिटिकल मिसकंसेप्शन फैलाया जा। ये क्या कहना चाहेंगे रविंद्र जी? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल मिसकंसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है 48 या 55 में बना था। यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप सीएए से साबित क्या करना चाहते हैं। आपने स्वयं तौर पे बता दिया, आप प्रिजम्पशन बेसिस पे, प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप मान करके चल रहे हैं कि प्रताड़ना नहीं होगी। आप प्रिजम्पटिव बेस पे ये मान करके चल रहे हैं कि किसी दूसरे देश से दूसरे देश में नागरिकता लोग तभी लेने जाते हैं जब उस देश में प्रताड़ना होती है। यानी कि इस देश से जो हिंदू आबादी डेवलप्ड कंट्रीज में अमेरिका, कनाडा और उस जगह पे शिफ्ट हो रही है, इसलिए शिफ्ट हो रही है कि इस देश के अंदर उनके साथ कोई प्रताड़ना हो रही है। तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है
इस गलतफहमी को से बाहर निकाल करके जो है इसको प्रॉपर तरीके से समझिए। व्यक्ति वहां पर जाता है जहां पर बिजनेस के लिए उसको ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्यादा बेहतर जीवन स्तर मिलता है, उसके लिए हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात जो है, जब आपने कहा, आपने खुद माना पैनल के ऊपर कि सभी तरीके हैं और तरीके वैलिड हैं, तो आपने उसको रिलीजियस बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास क्यों किया? क्या रिलीजियस बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट कर दे अमेरिका और हिंदुओं को वहां पे जाकर के बैन कर दिया जाए तो आप सहन कर लेंगे? पहली बात। और दूसरी बात जो है, कोई भी चीज, कोई भी कानून इस देश के अंदर जो है, एक देश एक विधान एक संविधान, आपने ही कहा था ना, एक देश एक विधान एक संविधान के अंदर किसी भी व्यक्ति, इस देश के कोई नागरिक या फिर कोई भी व्यक्ति विदेश से इस देश के अंदर आता है, उसके साथ भी किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं हो सकती। आपने जानबूझ करके टारगेट किया और उस टारगेट के तहत आप काम कर रहे हैं, अपना एजेंडा फिक्स करने का काम कर रहे हैं। इसमें प्रताड़ना की बात कहां से आई? कहां से आई प्रताड़ना? देश में इसलिए शिफ्ट होता है कि प्रताड़ना होती है। तो आप इसमें प्लीज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस मिसकंसेप्शन को इस देश की जनता से दूर रखिए और अपने एजेंडा से भी इस देश के जनता को दूर रखिए आप। जी, अगला सवाल। देश की जी, आप कुछ कह रहे हैं? एक निवेदन है मैम, भारतीय जनता पार्टी की जो पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हैं उनसे एक बार बुलवा देते तो देश की जनता उनसे संतुष्ट हो लेती। जी, मेरा अगला सवाल उन्हीं से है। जी जी, अशोक पांडे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज जवाब दें। उनको आवाज आपकी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कुछ। तो आप क्या जानते हैं, आप बता दीजिए। आज आपको मौका मिला है, बीजेपी के पैनलिस्ट भी नहीं है। जी मैम, मौके तो बार बार मिलते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि शिक्षा एक समान हो जाए, बात हम करते हैं कि महंगाई पे बात हो, बात हम ये करते हैं कि बेरोजगारी भुखमरी पे बात हो, बात हम ये करते हैं कि एम्स आईएम्स पे बात हो, बात हम ये करते हैं कि जातिगत जनगणना पे बात हो। देश का विकास ऐसे हो सकता है। जब हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जीवित थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अधिक खतरा हमें चाइना पे है, चाइना पे हमें प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। आज चाइना कितना अंदर घुस आया है। मोदी जी जाके बिरयानी खाते हैं, मोदी जी बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं। ये खबरें देश के और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं प्रसारित करते? आज के समय में पसमंदा मुसलमानों को आप जिस प्रकार से लालायित कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक तरीके से हिंदुत्व की छवि छोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो राजनीतिक स्टंट में आप 24 घंटा रहते हैं। प्रवक्ता ने कल हमसे बात करते हुए कहा कि मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, ये बताएं मोदी जी सोते कब हैं? जवाब देने के लिए फिलहाल वो हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, अशोक पांडे जी। लेकिन हम अगला सवाल लेंगे आपसे ही कि आपने पसमानदा मुसलमानों को लेकर के बात कही है, ऐसे में अभी वोटों का खेल हो रहा है। ममता बनर्जी का एक बयान भी आया है जो कहा है कि बीजेपी सरकार चुनाव से पहले युद्ध खेल रही है। कितनी सच्चाई है इस बात? युद्ध कुछ नहीं होने वाला है। जो इंडिया गठबंधन है मैम, उसका सीधे सरोकार जनता से है। और इंडिया गठबंधन, एक समय आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी की देश में 404 सीटें आई थी, तो उस समय लोगों को ये लगा था कि 50 से 60 वर्ष तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी। लेकिन बिन किसी प्रधानमंत्री के फेस के जब विपक्षी गठबंधन ने चुनाव लड़ा तो हवा निकल गई। तो ऐसे नौजवान है। मेरा जहां तक मामला है, मैं छात्र राजनीति से आता हूं। छात्र राजनीति एक ऐसी राजनीति है कि जहां से अमीर और गरीब का फासला दूर हो जाता है और यहाँ से संघर्षशील नौजवान आते हैं। उत्तर प्रदेश का मामला ये है कि जब छात्र राजनीति से हम जैसे नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस चुनाव को ये बंद करने का काम करते हैं। तो जनता में पूरी तरीके से, या राजनीतिक व्यक्ति हो या फिर सामाजिक या फिर आर्थिक व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसे सीधे मतलब है केवल हिंदू मुसलमान से काम चलने वाला नहीं है। देश में जो मुद्दे हैं, देश की जनमानस की जो चिंताएं हैं, जो करेगा वो आएगा। और 24 में क्लियर और कट है कि राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन बना है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करके सफाया करने वाले हम लोग। जी यशवर्धन जी, अगला सवाल आपसे लेते हैं। क्या लगता है कि इस बार गठबंधन कमाल करके दिखाएगा, या बीजेपी की जो कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार सीटों का जो 400 पार का नारा लगा रही है वो पूरी तरीके से ले? और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए वो बोल रहे हैं।
उनके लिए वो नहीं बोल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है 400 सीटें ला रही हैं। यशवर्धन जी जवाब दीजिए। जी 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 पूछिए। जी, जिस तरीके से इन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के बोला है, तो सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है कि बीजेपी 400 पार करने में सफल हो जाएगी या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन है वो उन पर हावी पड़ जाएगा? गठबंधन हावी जरूर पड़ जाता अगर जिस स्पीड में और जिस तन्मयता के साथ इस गठबंधन की शुरुआत करी गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे गठबंधन में दरारें पड़ती गई और वो दरारें जनता के दिमाग में भी पड़ती गई। और अब जो गठबंधन की स्थिति है वो बस बड़ी नाजुक स्थिति में है। कौन किस पर हावी होगा, ये आपस में ही लड़ाई वर्सेस की लड़ाई चल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा, ये जितना आपस में लड़ते हैं, जितना एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जीत मजबूत होती जा रही है। हाँ, गठबंधन अगर मजबूती के साथ लड़ता तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत जरूर। तो क्या यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशंस लगते हैं कि वो पार्टी में फूट डाल रही है, पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर के जिस तरीके से पार्टी का साथ छोड़ा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ही देन है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी फूट डालती है तो राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टी ये काम करती है, किसी दूसरे पार्टी से तोड़ करके अपने यहाँ मिलाते हैं। ये काम तो कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है, समाजवादी भी करती है, टीएमसी भी करती है। जो उसको मौका ये काम करती है और ये पार्टी इस तरह के काम। जी ठीक है, सवाल रविंद्र सिंह जी से है। रविंद्र सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन अपना? हाँ, क्वेश्चन हमारा सेम था कि इंडिया गठबंधन हावी होगा बीजेपी पर या नहीं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन आज भी भारतीय जनता पार्टी पर हावी है। इसी कारण से जो भाजपा जो है अपने मुख्यमंत्रियों को बदलती घूम रही है, एक्सपेरिमेंट करती घूम रही है। जिस तरह के हरियाणा के अंदर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट आज के दिन में उन्होंने किया डर करके हमारे से, तो इसमें कोई शक नहीं है। जनता इनसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित है और बहुत ज्यादा नाराज है और इस नाराजगी को दूर करने के लिए इस प्रकार के एजेंडा ये इनके द्वारा फैलाए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जनता की सहानुभूति इनको मिल जाए। एक अपना पॉपुलिस्ट एजेंडा जो है, फासिज्म जो लेकर के आते हैं, उस एजेंडा के अंदर कहीं ना कहीं इनको सक्सेस मिले। बार बार बीजेपी पे ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये डरा धमका करके, पहले ईडी और सीबीआई की बात कही गई और अब मुस्लिम भाइयों बहनों को डरा धमका करके जिस तरीके को वोटों को लेकर के बात की जा रही है, तो बीजेपी का एक्चुअल मुद्दा क्या है? वो किस बेसिस पे ये चुनाव जीतने के जो नारे लगा रही है वो क्या है? वो कहीं दिख नहीं रहा है। वो 400 पार का नारा लगा रही है लेकिन उसका जो बेस है, वो मुद्दा, वो क्लियर नहीं हो रहा है। मुझसे ये प्रश्न? जी आपसे। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ ना। देखिए इनका एजेंडा को देखिए, ये डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये बात इसकी बात की नहीं करेंगे। इन्होंने कितना रोजगार दिया, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार जो है 1 साल के अंदर देने की बात की थी। ये सरकारी कंपनीज को बेचने का काम कर रहे हैं, ये सरकारी जॉब्स को घटाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने इस देश के अंदर अनप्रेसिडेंटेड कर्जा बढ़ाने का काम किया है। आज के दिन में इस देश के अंदर अनप्रेसिडेंटेड जो है पेट्रोलियम के दाम है, जबकि पूरे विश्व के अंदर वो सस्ता है। इस प्रकार की चीजों के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। ये जो है एक्चुअल जो रियलिस्टिक चीजें हैं उनके ऊपर बात ना करके ये केवल पॉपुलिस्ट एजेंडा के ऊपर बात करना चाहते हैं। और क्योंकि इनको पता है कि इनकी दाल नहीं गलने वाली एक्चुअल इश्यूज के ऊपर, एक्चुअल मुद्दों के ऊपर, इसीलिए इस प्रकार के एजेंडा ये तैयार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है। परिवारवाद जैसी खोखली बातें फैलाने का, जैसे मेरे भाई ने शुरुआत में बता दिया था कि इनकी पार्टी में कितने उदाहरण है, इनके गठबंधन के साथियों में कितने उदाहरण है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिरेल हो जाता है टॉपिक। बट इनके पास में कहने के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है इसके अलावा कि भाई मोदी जी की शक्ल दिखा दो, मोदी जी ही हैं, हम तो मोदी जी को लेकर के आएंगे। मोदी जी के अलावा ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा है, ना इनके पास कोई नेता है, ना चेहरा है, ना नेतृत्व है, कुछ नहीं है। और मोदी जी भी अब आज के दिन में बहुत ज्यादा एक पुराने, एक उबाऊ व्यक्तित्व के रूप में सामने आ गए हैं और एक डरे व्यक्ति के तौर पर जो है विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई जैसे जांच बिठाना और इस प्रकार के काम करना, खरीद करके सरकारें तोड़ना, वोट खरीद करके, इस प्रकार के कामों पर जो है जुट गए हैं। इनको पता है कि इनकी दाल अब गल नहीं रही है। जी, सवाल हम अश्विनी जी से लेना चाहेंगे। अश्विनी जी, कि जिस तरीके से सीएए को लागू किया गया है चुनाव से पहले ही,
ठीक है। कल शाम को ये चुनाव से पहले कल शाम को करीब 6 बजे ये अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया है, जिसके बाद से बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। ममता बनर्जी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। कहा जा रहा है कि जितना ये बातें करेंगे बीजेपी सरकार को लेकर के, इनके बारे में विरोध करेंगे, उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो केंद्र की सरकार को इसका सीधा फायदा होगा। जी, आपने एक भारतीय जनता पार्टी के थीम सॉन्ग को सुना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने बहुत को भी सुना होगा, मिलियनों में इसके व्यूज जा रहे हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि राम ने हम सबको लाया और मोदी जी राम को ला रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष राम को ला रहा है। वो हिंदुइज्म की क्या बात करेगा जब उनकी माता जी का देहांत होता है मैम, तो अपना सर मुड़वाते नहीं है। हमारी हिंदू रीति रिवाज परंपराओं में है कि जब किसी पुत्र के माता पिता या फिर परिवार के कोई सदस्य की मृत्यु होती है तो लोग शोक व्यक्त करने के लिए हिंदुइज्म में अपने आप के सर और दाढ़ी को मुड़वाने का काम करते हैं। मोदी जी से यह सवाल बनता है कि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ तो उन्होंने क्यों बाल नहीं मुड़वाए, क्यों सिर नहीं मुड़वाए और क्यों दाढ़ी नहीं बनवाई। देश में एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदू के तो हैं लेकिन हिंदुइज्म हमें ठीक नहीं लगता। जब विश्व के किसी मंच पे जाते हो तो आप बताते हो कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और यहाँ आप कहते हो कि हम राम के हैं। तो ये दोहरा चरित्र कैसे जनता एक्सेप्ट करेगी, ये 2024 में देखने वाली बात होगी। और हमारे नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी और तमाम तरह के, बिहार में अभी आपने देखा होगा गांधी मैदान में कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा था, जो 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीनों में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया है। ये 4 लाख नौकरियां इफेक्ट डालेंगी मैम। और एक बात आप नोट कर लीजिए कि जहां इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, गुजरात की 26 सीटों इन्होंने 2019 में जीतने का काम किया था, अब ये रिपीट नहीं होने वाला है। इसी तरीके से बिहार में 39 सीट जीतने का इन्होंने काम किया था, अब ये रिपीट नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में 75 सीट इन्होंने जीतने का काम किया, ये फिर रिपीट होने वाला नहीं है। यहाँ दक्षिण भारत में आप इनके हालात को देख रही हैं। अभी महाराष्ट्र में मारामारी सीटों को लेकर के है। अजीत पवार अपनी तरफ टांग खींचने में लगे हैं और जो ड्राइवर धोखेबाज मुख्यमंत्री है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां हैं जो हमारे नेता करीब से देखने का काम करते हैं और वक्त आने पे इसका जवाब देंगे। हमने कहा भूखे पेट भजन गोपाला, इस मामले पे ये चुनाव होने वाला है। अभी हमारे नेता ने कहा कि आस्था अपनी जगह है और चुनाव अपनी जगह है। जब आरक्षण नहीं बचेगा तो हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि जब आरक्षण मारा जा रहा था, अभी ओबीसी का जो कोटा है 27% से बढ़ा के कम करके 18% करने का इन्होंने काम किया। तो जनता जो पढ़ी लिखी जागरूक जनता है, वहाँ इनके बातों को और षड्यंत्रों को लोग समझने का काम कर रहे हैं। जी अश्विनी जी, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो पढ़े लिखे नौजवान अश्विनी जी जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक पांडे जी हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि 1955 के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले सिख, जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को पिछले 2 साल में देश के 9 राज्यों में 30 से अधिक जिले के मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं। वहीं साल 2021 और 22 की गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की यानी कि माइनॉरिटीज को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक अब तक करीब 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। वहीं राज्य के जिन 9 राज्यों में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है, उन राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के नाम शामिल हैं। फिलहाल के लिए मुद्दे की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।